और इस बार जो टेंशन हो चला है बाजार में इजराइल और ईरान के आपस में भिड़ जाने से वो एक बड़ी खबर बन के आया। तो एक बार फिर से बाजार वोलेटाइल हो गए हैं। इजराइल ने ईरान पर जो एक्शन लिया है उसने ग्लोबल मार्केट में टेंशन्स बढ़ा दिए हैं। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने का भी खतरा है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर संकट गहरा सकता है। इस वजह से क्रूड भी अब गर्माया हुआ है। ऐसे में क्या ये बाजार के लिए एक नया सिरदर्द बन सकता है? भारत से एफआईआई की बिकवाली का डेटा क्या कहता है? यूएस से क्या इशारे मिल रहे हैं? एसआईपी के डेटा में हमारे लिए क्या निकल कर आया है? इन सब पर बात करेंगे और आगे आपके लिए किस तरीके का रह सकता है आने वाला हफ्ता और आपको किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए, ये सारी बातें आज यहाँ पर होंगी। और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आनंद वाटी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब, जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वीपी गौरांग शाह जी, एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह और एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब और सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अनुज, चूंकि दिन में आप और मैं बात कर ही रहे थे तो आइए मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। ये जो पूरा सिनेरियो बन गया है इजराइल और ईरान वाला, ये कितना बड़ा संकट बाजार के लिए हो सकता है? क्योंकि बाजार में एक चीज़ थमती है दूसरी आ जाती है। अब देखिए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था लेकिन अब ईरान और इजराइल लड़ लिए हैं। क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट का इस पर? देखिए विपिन जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये एक पासिंग फेज़ है मार्केट के लिए। मार्केट ने इससे ज़्यादा टफ चुनौतियाँ झेली हैं और उनको पास किया है। और इसमें आप एक गलती जो करेंगे वो ये करेंगे कि अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट से डर कर अगर अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड सारे स्टॉक्स बेच देंगे तो देखिए, इस समय कुछ दिनों तक मुझे लग रहा है कि मार्केट में लंबी पोजीशनिंग के बारे में ना सोचें, पोजीशनल अप्रोच ना रखें मार्केट में, क्योंकि एस्केलेशन होगा या नहीं होगा, ईरान रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा, ये लड़ाई 3 दिन चलेगी या 3 हफ्ते चलेगी, हमें नहीं पता। इनमें से कुछ भी बात था। लेकिन एक मेरा एक मानना ये होगा कि आज का जो मार्केट का एक्शन था वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं था और मार्केट एक विलिंग है लोअर लेवल पे एक बाइंग दिखने के लिए। एक सिर्फ एक चीज़ है जो यहाँ पर थोड़ा-सा फैक्टर आ सकता ख़राब कर सकती है मार्केट के लिए, वो है क्रूड। अगर कच्चा तेल फॉर एग्जांपल आज हम 75 तक पहुँच गए थे, हमने 60 से 65 का कच्चा तेल देख लिया था। अब उसमें क्या होता है ना, कच्चा तेल हमारा मैक्रो पूरा का पूरा जो है ना वो ख़राब कर सकता है, इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट डाल देता है। अब हम लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में हैं, आरबीआई की सोच बदल सकती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ये पासिंग फेज़ है, कितने टाइम तक रहेगा? अभी क्रूड 75 टू $80 2 दिन ही रहेगा या 2 महीने रहेगा, इसमें भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो ये एक पासिंग फेज़ है। मुझे लगता नहीं कि ये मार्केट के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, मैं तो सिर्फ बाय करूंगा, ऐसा भी नहीं। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं लेकिन एकदम इग्नोर कर दें वैसा भी नहीं। फिरोज, आपकी क्या राय होगी? देखिए, बाजार के लिए कुछ खुशनुमा पल बनते हैं। अभी आरबीआई से रेट कट का तोहफा आया था। हाल ही में आए जो महंगाई के नंबर पहली बार 3 के नीचे, मतलब हाल फिलहाल में जाते हुए दिखे, तो एक बड़ा और रिलीफ आया था। लेकिन वो सारे रिलीफ को अब ये दोनों देशों ने आपस में भिड़ के ऑलमोस्ट अभी फिलहाल तो एक धक्का पहुंचा दिया है। विपिन सर, जैसे अनुज साहब भी कह रहे थे कि ऑफ कोर्स थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। जैसे कितने दिन तक कच्चा तेल वहां तक रहेगा, हाउ 2 दिन रहेगा, 2 महीने रहेगा, दैट विल डिसाइड व्हाट हैपेंस टू फिस्कल डेफिसिट, व्हाट हैपेंस टू इन्फ्लेशन। जो आरबीआई की रेट कट की खुश खबरी है, उससे मेरे हिसाब से एक सॉलिडिटी बनती है। देखिए, 3000 पॉइंट की बॉटम से रैली मिलने के बाद मार्च के 21,700-800 के लेवल से 2 बार हम वो लेवल टेस्ट कर चुके हैं। वापस ट्रम्प साहब ने एक बार टेस्ट करवा दिया। तो 3 महीने में अगर वो बढ़ती है, 3000 पॉइंट आ जाते हैं, ऑलमोस्ट 13%, तो कोई भी खुश खबर, मैं उससे अपसाइड नहीं उम्मीद करता, मैं उसकी सॉलिडिटी, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, इसकी उम्मीद करता हूँ। तो जो सीआरआर की घटत हुई है और रेपो रेट की 50 बिप्स की जो कटौती हुई है, उससे एक स्टेबिलिटी आती है। 3000 पॉइंट्स की जो रैली थी, उसकी सॉलिडिटी बनती है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऑफ कोर्स अगर आप जीडीपी के आंकड़े देख रहे हैं और टैक्स कलेक्शन के आंकड़े देख रहे हैं, 13.7% की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है। ऑफ कोर्स जीएसटी के नंबर्स काफी पॉपुलर होते हैं, वो भी रिकॉर्ड हाइस पे आ रहे हैं। ये कह रहा है कि जो हमारी जो 6.5% की जीडीपी की अनुमान है, उसको सुपरसीड करने की अच्छी खासी उम्मीद है इन दिस फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कम ही लोग ट्रैक करते हैं, बट वो हमें बहुत प्यारा नंबर लगता है। आमदनी कितनी, खर्चा कितना। खर्चा, एक्सेस खर्चा एज अ परसेंटेज ऑफ आमदनी इज ओनली 45%। मतलब अगर मेरी टैक्स रेवेन्यू 100 है, तो मेरी ₹45 की फिजिकल डेफिसिट है। ये कोविड के बाद 100 पहुंच गई थी।
मतलब मैं कमा 100 रुपए रहा था, खर्च 200 कर रहा था, मतलब एक्सेस 100 रुपए खर्च कर रहा था, राइट? सो आमदनी 1 रुपया होती है तो मैं खर्चा 2 रुपए कर रहा था। सो आई थिंक दैट हैज कम टू 45% ऑफ रेवेन्यूज। तो बहुत सारी खुशखबरियां भी हैं, बट स्टेबिलिटी है। बट अगर आप ये देखें, देखिए आज की जो लेवल है 27,24,700 800 की लेवल्स जो हैं, ये एफआईआई की 78% शॉर्ट पोजीशन इन इंडेक्स फ्यूचर के बावजूद। अगर 78 लॉन्ग होते ना तो आज आपको 3% 2% नीचे दिखाने की क्षमता थी, मार्केट की रिबाउंड्स नहीं आती। दूसरा, एफआईआई ने तो आफ्टर कोविड जीरो एंट्री एग्जिट की है और डीआईआई ने 14 लाख करोड़ डाले। ये समेशन करो तो एहसास होता है कि धीरे धीरे करके कितना पैसा डल गया। लास्ट ईयर 6 लाख, फिर उसके पहले 3 लाख, फिर 2-2 लाख के 2 साल, कुल मिला के 14 lakh crores, including the last 2 months of 95,000 crores has been pumped in by DII. FII की net flow post COVID year of FY21 has been zero. So DII की जो कैश मार्केट बाइंग है, FI की ऑलरेडी शॉर्ट्स हो चुकी हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर गिरावट पे एक बॉयंसी दिख रही है मार्केट में। I think that's what is important. गिरावट correction will be a purchase opportunity as long as you can withstand 5, 7, 10% falls in the market, which are second nature of the market. चलिए, तो इसमें फिरोज साहब भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक साउंड किए और उन्होंने कई सारे फैक्टर्स गिना दिए, कई सारे नंबर्स गिना दिए कि आपको उन्हें देखना चाहिए जो काफ़ी बेहतर हैं और उसके आधार पर ही फिर बाजार के मूड को जज करना चाहिए। गौरांग साहब, क्या आप भी यही राय रखते हैं, इस राय से इत्तेफाक रखते हैं या कुछ अलग राय रखते हैं? और दूसरी बात, क्योंकि मार्केट पूरा सेंटिमेंट का खेल भी है, नंबर्स आपके अच्छे होते हैं, कई बार चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन सेंटिमेंट बस ख़राब हो जाए, वो पैनिक आ जाए तो फिर वो सारी चीज़ें थोड़ी पीछे जाती हैं और वो रिएक्शन बाजार में देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो देखिए, हमारी सोच और विचारधारा ये है कि जितना समय हम दायरेबंद कारोबार करेंगे बाजार में, मैं सूचकांक की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स और निफ्टी की, उतनी ही मजबूत बुनियाद और नींव बनेगी। और उस बुनियाद मजबूत और नींव मजबूत बनने के पश्चात जब हम ऊपर जाने का प्रयास करेंगे आने वाले भविष्य में, तो उस ऊपरी स्तर पर हम टिक पाएंगे, क्योंकि हमारी नींव या बुनियाद जो है वो मजबूत बन चुकी होगी। जहां तक प्रश्न है ये परिस्थिति का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाड़ी देशों में जिस तरीके का संकट है, इस पर आकलन या अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विश्व भर से प्रतिक्रिया तब आएगी जब घटना हो जाती है और उस घटना का कितना असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पर और शेयर बाजार पर, इसका आकलन करके। अब दिक्कत हमारे देश में है कच्चे तेल को लेकर के, करीबन 70-75% से ज्यादा हम आयात करते हैं कच्चे तेल का। और ये जो परिस्थिति है और जो दो देश हैं, इजराइल और ईरान, खास करके ईरान से पहले भी इतिहास में टिप्पणी आई थी कि वो जो कच्चे तेल का आवागमन होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, करीबन 20% के आसपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। वहां पर अगर किसी तरह का प्रतिबंध लग गया तो मेरे ख्याल से और भी उबाल आ सकता है। ये कच्चा तेल इसलिए ऊपर नहीं गया है क्योंकि उत्पादन में कमी आई है और खपत में बढ़ोतरी हुई है। ये एक स्पेक्युलेटिव उछाल आया है, क्योंकि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कच्चे तेल के आवागमन में किसी तरह की पाबंदी लगाई जाएगी या फिर उत्पादन में किसी तरह की। लेकिन ये एक अटकल है, मेरे ख्याल से छोटी मध्यम अवधि में कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात मैं पिछले कुछ समय से जो देख रहा हूं बाजार में, जो अनुज भाई ने भी कही, आज भी आपने देखी, निचले स्तर से खरीदारी आई है और वो देख करके मैं संतुष्ट हूं। और मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए तो सक्षम नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो इसी तरह के बाजार में आपको बाजार मौका देता है लंबी अवधि के लिए अच्छी सक्षम कंपनियों में निवेश करने के लिए। राइट, तो क्या पंकज साहब, जैसे हमारे दोनों मेहमान कह रहे हैं, गौरांग साहब ने भी कहा, यही फिरोज भाई ने भी कहा कि ये आप तो मौके के तौर पे देखिए, सेंटिमेंट हाल फिलहाल बिगड़ रहा है, वो एक अलग बात है। क्रूड एक नो डाउट इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होगा और अभी, और ये तो आज पहला दिन था, आगे कैसे मामला जाएगा उस पर निर्भर करता है। लेकिन यही गिरावट या यही जो ब्लिप आया, ये आपके लिए मौका भी बन सकता है। नमस्कार विपिन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो।
देखो, मार्केट में अगर हम इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट के साथ हम एक जैसे होता है ना, जुड़वा भाई या जुड़वा बहन के नाम होते हैं वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी, और वो किसी भी कारण से आ सकती है। अगर हम पिछले 6 महीने में भी देखें तो जिस तरह के कारण बने, बड़ी एफआई की सेलिंग आई आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रन अप इन आर मार्केट, उसके बाद हमने देखा कि एक स्मॉलर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसके बाद हमने देखा ऑन अ पॉजिटिव नोट जिस तरह से आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई ऑन अनएक्सपेक्टेड लाइंस, काफी सीरियस अच्छा रेट कर दिया, सीआरआर कर दिया, दैट गेव अ शॉर्ट टर्म यूफोरिया टू द मार्केट, चाहे खासतौर से एनबीएफसीज को। और अब हमने देखा कि आउट ऑफ द ब्लू ऑन अ वेरी सॉम्बर नोट एक बहुत मेजर हमारी एविएशन इंडस्ट्री को धक्का लगा, एयर क्रैश हुआ, और फिर जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये जो एक एशिया मिड वेस्टर्न एशिया में जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें कुछ आ भी रहा था, कुछ एक दिनों से ऐसा एहसास हो रहा था, ऐसा इट वाज नॉट एब्सोल्युटली आउट ऑफ द ब्लू, एक ऐसा एहसास हो रहा था कि दैट समथिंग इज इन ऑफिंग, बट जिस स्केल पे इसराइल ने अटैक किया, आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक इसराइल ने पहले भी दिखाया कि क्षमता और प्लानिंग में आई थिंक वो बहुत ही आगे हैं वर्ल्ड में, एंड जिस स्केल पे वो अटैक हुआ है, लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ईरान कैन डू। सो आई थिंक ये सारी चीजें मार्केट्स जो देख रहा है, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, व्हाट वी हैव सीन, जो मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस है, व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट फ्यू ईयर्स स्पेशली आफ्टर पोस्ट कोविड, मार्केट्स में काफी मेच्योरिटी आ गई है, वॉलेटिलिटी झेलने की मेच्योरिटी आ गई है, खासतौर से मे बी द यंगर जनरेशन विच हैज एंटर्ड इनटू द मार्केट, ये जो 20 से 35 साल की जनरेशन जो मार्केट में आ गई है, उनमें आई थिंक एक इक्विटी कल्ट ऑन अ पॉजिटिव साइड, ऑन अ रेजिलियंट साइड हम देखने को मिल रहे हैं, हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं, आई थिंक दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस विद आवर क्लाइंट्स, एंड ऑन एवरेज ऑल्सो ऑन जनरली ऑल्सो हम देख रहे हैं कि आई थिंक पीपल आर रेडी टू टेक मोर एक्सपोजर इन इक्विटी और वॉलेटिलिटी को भी झेल सकते हैं। सो इन सब चीजों का समीकरण ये है, आई थिंक जिस तरह के ग्रोथ पैटर्न पे हमारे यहाँ देश हैगा, जिस तरह से इक्विटी कल्ट बढ़ता जा रहा है, एंड आई थिंक देयर सीम्स टू बी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट्स, ठीक है, और जिस तरह से एफआईज की सेलिंग जो बीच बीच में आ रही है, उसके साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा विपिन जी, व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 1.5 years, काफी डायनेमिज्म आ गई है मार्केट में, डायनेमिज्म इन समथिंग लाइक सेक्टर रोटेशन। अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट्स अब वो स्टैग्नेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स नहीं रहे कि जस्ट इन्वेस्ट इन वन काइंड ऑफ सेक्टर, समथिंग लाइक एफएमसीजी, और उसको 4-5 साल के लिए भूल जाओ। तो एक डायनेमिज्म आ गई है, वन हैज टू बी विद द मार्केट, चाहे वो स्पेशल एनालिस्ट की तरह हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, चाहे वो अपने ब्रोकर के थ्रू हो, सो वन हैज टू बी पार्ट ऑफ द मार्केट। सो इन सब चीजों का समीकरण ये है, आई थिंक ऑन अ ब्रॉडर साइड मार्केट्स में काफी रेजिलियंस है, बिगर अपॉर्चुनिटी शुड बी यूज्ड, आर बीइंग यूज्ड टू बाय इनटू द मार्केट, टू बाय इनटू द गुड प्रोडक्ट्स, स्टे अलाइव विद द मार्केट, स्टे डायनेमिक विद द मार्केट। बट मेरे को लगता है कि ये जो वॉलेटिलिटी आ रही है, आई थिंक लेट्स बी पॉजिटिव, आई थिंक दिस आर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, एंड अल्टीमेटली आई थिंक वी आर इन फॉर गुड टाइम्स। ओके, मैं देख रहा हूँ कि अनुराग जी भी जुड़ गए हैं, और अनुराग सर स्वागत है आपका भी। बात पहली यही, क्योंकि आज का पूरा मुद्दा ये है जो ईरान और इजराइल के जो लड़ाई हो गई, जो ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन है, और वो क्योंकि बात न्यूक्लियर फैसिलिटी तक चली गई, और बहुत सारी खबरें हैं कि बड़े लीडर्स ईरान में मारे गए और आगे एस्केलेट होगा, लेकिन फिलहाल जो ताज़ा इम्पैक्ट है वो क्रूड ऑयल से आता हुआ दिख रहा है। तो हम वही बात कर रहे थे, अभी तक जो तीनों मेहमान हैं हमारे, चारों इनफैक्ट, उन्होंने कहा कि ओके इट्स एन इम्पैक्टिंग फैक्टर, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं, और उसके आधार पे भी आप बाजार को जज करेंगे, ना कि बस एक चीज के हिसाब से। आप क्या कहेंगे? सो विपिन जी नमस्कार। पहली बात, कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आपके साथ में पहली बार शायद बात कर रहा हूँ, जी, और सीनियर मेंबर पैनल मेंबर्स को भी नमस्कार। तो देखिए, सबके व्यूज जायज़ हैं और फेयर हैं। आई थिंक इस समय विपिन जी, एक तो वॉर के बारे में तो मैं देखिए इतना ही कहूंगा कि वो वॉर जिससे लॉन्ग लास्टिंग पीस स्टैब्लिश हो, तो वो शॉर्ट टर्म वॉर ठीक है, राइट। आई थिंक ये एक फ्लैश पॉइंट काफी समय से चल रहा था। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स वर्ल्ड को सेफ रखते हैं, लेकिन अगर वो गलत हाथों में हो तो उससे खराब फिर कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो ये हमने देखा, जैसे 1945 में वर्ल्ड वॉर के बाद में फिर लॉन्ग लास्टिंग पीस आई। आई थिंक वर्ल्ड में कुछ एक दो फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां पर हमें
रियली वरी करने की जरूरत है। कुछ लोग इसको थोड़ा बड़ा डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट व्यू है लोगों का। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में भी अलग मत हो सकता है, लेकिन गलत हाथों में न्यूक्लियर वेपन सबसे डेंजरस चीज है और इसको प्रिवेंट करना जरूरी है। तो आई थिंक जो भी इसराइल ने किया यूनाइटेड स्टेट्स की बैकिंग के साथ में, आई थिंक आई फुली सपोर्ट इट। इससे लॉन्ग लास्टिंग पीस स्टैब्लिश होगी, बिकॉज इट विल प्रिवेंट वेपन्स गोइंग इनटू द रॉन्ग हैंड्स। देखिए यहाँ पर एक बड़े नोटेबल कॉमेडियन हैं, बिल मार, कई बार बड़े अच्छे सटायर करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम पर। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सटायर किया था आफ्टर October 7 हमास अटैक। ही सेड कि देखिए डिफरेंस बिटवीन इजराइल हमास ये है कि इजराइल के हमास के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो वो अटैक कर देता विद द न्यूक्लियर वेपन्स। इजराइल के पास हैं लेकिन वो नहीं करेगा। तो वो जिम्मेदारी की जो बात होती है ना, वो जरूरी है इसमें। तो आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट एंड सपोर्ट, एंड आई थिंक ये इसके बाद एक लास्टिंग पीस आएगी इसके बाद फिर और ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनका फर्म एकदम व्यू है इसमें। वो कोई ना नुकुर नहीं करते हैं और दोनों साइड नहीं खेलते हैं। दे आर वेरी स्ट्रेट, वेरी डिसाइसिव, वेरी क्लियर। इधर आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि देखिए ये मैंने देखा ब्रिटिश पीएम ने कहा कि ये तो कंसर्निंग है ये सब। वो ये सब नहीं करते हैं। दे आर वेरी डिसाइसिव, वेरी क्लियर, एंड आई थिंक वी शुड सपोर्ट देम। तो ये तो विपिन जी वॉर का व्यू हुआ क्विकली, एंड आई थिंक वॉट एवर इज हैपनिंग, आई थिंक वी शुड कम आउट बेटर आउटसाइड ऑफ दिस। बाकी मार्केट्स पे चर्चा कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ और व्यूज भी दे सकता हूं, बट बहरहाल लार्जर व्यू मेरा ये है कि अगले 20-25 साल तो इंडिया के हैं ही, राइट। सिर्फ उसमें फैसला इंडिया का ये होता है कि कितनी ग्रोथ आती है। बट देयर इज नो डाउट इतने स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक्स पे अगर हम बैठे हैं 20-25 साल में, तो सिर्फ यही सवाल होता है कि जी 7% पे ग्रो करेंगे कि 8 कर पाएंगे कि 8.5-9 पहुंचा पाए। दैट्स द ओनली क्वेश्चन विपिन जी। बट अदरवाइज मार्केट्स विल फॉलो अर्निंंग्स। गौरांग जी ने बात कही, फाउंडेशन इज अर्निंग्स, फाउंडेशन इज सेंटिमेंट्स। अर्निंग्स अभी देखिए, अभी तो पिछले 24-25 FY24 में तो करीब 2% की फ्लैट ग्रोथ रही, लेकिन उसके आगे 12% की उम्मीद है। तो बस विद दिस कैविएट दैट ये जो 20% का रिटर्न निफ्टी में बना 5 साल में कैगर ऑन एन एवरेज, ये एक्सेप्शनल फेज होता है, ये हर बार नहीं आता है। तो दिस विल गेट एवरेज्ड आउट, राइट। और वही हमारा मैसेज इन्वेस्टर्स को हमेशा रहा है कि मार्केट के रिटर्न तकरीबन 12% रहेंगे, बाकी एवरेज आउट होगा। सो डोंट एक्सट्रापोलेट 20 से 30% वाले रिटर्न, एंड आई थिंक जस्ट कीप योर सेंटिमेंट्स लिटिल कंटेन्ड एंड बिलीव इन द स्टोरी। स्टोरी इज देयर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट।